माय डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो 10 में से 2 या 3 एमसीक्यूज़ तो इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। नॉर्मली जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया गया है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और जो दूसरा चैप्टर है राष्ट्रीय, ये दोनों ही एक साथ वहाँ पर एक ही यूनिट में शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको अलग अलग यूनिट में मिलते हैं, अलग अलग चैप्टर मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। कौन कौन से एमसीक्यूज़ है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, करों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को एनएनपी के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, करों में वृद्धि के कारण, क्योंकि टैक्स बढ़ाया जाएगा, आपका जो टैक्स बढ़ाया जाएगा तो उससे जाहिर सी बात है जो वस्तु की कीमत है उसमें भी वृद्धि होगी। तो करों में वृद्धि के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि को एनएनपी एमपी, जो एनएनपी एमपी है और दूसरा होता है एनएनपी एफसी, इन दोनों में जो अंतर होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी कि कर का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर एक अनिवार्य भुगतान है, कर हस्तांतरण भुगतान है, कर परिवारों की आय में से दिया जाता है। करों के कारण वस्तुओं की बाजार कीमतों में वृद्धि होती है जिन्हें अन्यथा कम कीमत पर बेचा जाएगा। इसलिए क्योंकि करों के वृद्धि का वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और एनएनपी एमपी के कैलकुलेशन के लिए कर का इंक्लूड करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि करों के कारण वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है। अगर वस्तु की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो कम कीमत पर बेची जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। हम यहाँ पर डी ऑप्शन को चूज करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन हैं, 4 में से कोई एक ही सही होगा। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का प्रयोग परिवारों द्वारा अपनी इच्छानुसार नहीं किया जा सकता। देखिए व्यक्तिगत प्रयोज्य आय समझिए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जहां पर कोई व्यक्ति यानी कि परिवार अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए व्यय कर सकता है, क्योंकि वहां से कुछ अब कहीं टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का प्रयोग परिवारों द्वारा अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में शुल्क तथा जुर्माने सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में प्रत्यक्ष कर सम्मिलित होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, जुर्माना माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वही परिवार अपने लिए खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कि वह आय जो परिवार के द्वारा अपने इच्छानुसार किया जा सकता है उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। राइट ऑप्शन इज यहाँ बी। सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय बराबर है। सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद, सरकारी क्षेत्र को जो भी शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय होगा उसको क्या बोलेंगे? विभागीय उद्यमों को दी जाने वाली संपत्ति और उद्यमवृत्ति से प्राप्त सरकारी आय। गैर विभागीय उद्यमों की बचतें, दोनों ए और बी। देखिए ये दोनों ही सरकार की प्राप्त होने वाली आय होती है। तो यहाँ पर चूज करेंगे हम दोनों ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बताता है? जीडीपी को कल्याण का, देखिए जो जीडीपी होती है वो 2 तरह की, एक तो जीडीपी रियल होता है, जो दूसरा होता है जीडीपी नॉमिनल। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि जीडीपी कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक है, मतलब होता है जो मानव कल्याण के बारे में नहीं बताता। कि जीडीपी में हम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना करते हैं। तो ऐसे कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं, बाह्यता होती है, जीडीपी का वितरण और रचना, उपयोग सभी, ये सभी कारण ऐसे हैं जो कि जीडीपी को अनुपयुक्त बताता है मानव कल्याण के अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी में गैर मौद्रिक लेन देन शामिल नहीं करते हैं, जीडीपी में बाह्यताओं को शामिल नहीं किया जाता है, जीडीपी की जो वितरण और रचना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तीनों ही कारण जीडीपी को हम क्या नहीं मानते? कल्याणकारी नहीं मानते हैं। बाह्यताओं का बाह्यता यानी एक्शनलिटीज, ऐसी चीजें जिसका प्रभाव किसी तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है, जिसकी उस पर कोई लेन देन नहीं होता है। तो बाह्यताओं का प्रभाव धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ना तो धनात्मक ना तो ऋण। तो बाह्यता मतलब धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। वास्तविक राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होता है? चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, कारक कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, पिछले 10 वर्षों की औसतन कीमतों पर राष्ट्रीय आय। ध्यान रखिएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय वह राष्ट्रीय आय जो वास्तविक कीमतों पर गणना की जाती है, यानी कि जो स्थिर कीमतों पर गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर
सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, जीएनपी अविस्फीतिक, जीएनपी अविस्फीतिक जिसको जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला पूछा गया है। वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मल्टीप्लाई में 100 तो है ही है, और मौद्रिक राष्ट्रीय आय बटे वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो जीडीपी अविस्फीति का फार्मूला होता है मौद्रिक राष्ट्रीय आय बटे वास्तविक राष्ट्रीय आय। ठीक है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय बटे वास्तविक राष्ट्रीय आय। इसको कहीं कहीं इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, दैट इज नॉमिनल एनएनपी बटे रियल एनएनपी, ये फार्मूला हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, एक लेखावर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है कि बाजार मूल्य को क्या कहते हैं। एक घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके अंतर्गत जितनी भी वस्तु और सेवा उत्पन्न होती उसके बाजार मूल्य के योग को पूछा गया है, जिससे मूल्यह्रास भी शामिल, मूल्यह्रास शामिल होगा तो वो ग्रॉस होगा। घरेलू सीमा के अंतर्गत है वो घरेलू होगा, ग्रॉस होता सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए ये भी है और ये भी है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे एक चीज है जिसमें बाजार मूल्य भी शामिल होगा, तो यहाँ पर होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि बाजार कीमत पर जीडीपी ए, क्लियर लिखा हुआ बाजार मूल्य। 9, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है। यहाँ पर आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फार्मूला होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इंग्लिश बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स और शॉर्टकट बोलते हैं एनआईटी। का फार्मूला है अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, दोनों बी और सी। कह रहा है आर्थिक सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर, गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट है सी। ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे हम, सी। अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को घटाएंगे तब जाके हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की प्राप्ति होती है। घरेलू उत्पाद बराबर होते हैं किसके, घरेलू उत्पाद। जब हम घरेलू उत्पाद की बात करते हैं ये नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, घरेलू आय, यानी कि एनडीपी बोल सकते हैं, एनडीपीएफसी। तो राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, राष्ट्रीय उत्पाद भागा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, राष्ट्रीय आय गुणा। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय में से जब विदेशों से प्राप्त आय, इसको शॉर्टकट में NFIA भी बोला जाता है, घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन हुआ हमारा बी हमारा राइट ऑप्शन है, जिसको चूज करने पर हमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है केवल कारक आय होता है, देश के केवल सामान्य निवासियों की आय होता है, घरेलू आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के कुल जोड़ को कहते हैं उपरोक्त से। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय, राष्ट्रीय आय इसमें केवल कारक आय होता है, राष्ट्रीय आय में सामान्य निवासियों की आय होती है, राष्ट्रीय आय में घरेलू आय विदेशी आय दोनों शामिल होता है। तीनों ही स्थितियां सही है, इसका मतलब होता है हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राष्ट्रीय आय का एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी बराबर है किसके, जीएनपीएफसी प्लस मूल्यह्रास के। भाई जहां पर जी होता है उसमें ऑलरेडी मूल्यह्रास जुड़ा होता है, तो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी से मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो जी से मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एनएनपीएफसी। एनएनपीएमपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा भी, यहां पर मिलेगा एनएनपीएफसी की शुद्ध अप्रत्यक्ष माइनस होगा तो एमपीएफसी में बदल जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है दोनों बी, दोनों ही सही है, यहां पर हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी एज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिक आय बराबर क्या होगा। व्यक्तिक आय का फार्मूला निजी आय प्लस निगम लाभ कर माइनस आवित्रित लाभ, निजी आय माइनस निगम लाभ कर प्लस आवित्रित लाभ, निजी आय प्लस निगम लाभ कर प्लस आवित्रित लाभ, निजी आय माइनस निगम लाभ कर माइनस आवित्रित लाभ। ध्यान में रखना निजी आय में से निगम लाभ कर को माइनस करना होता है, अवितरित लाभ को ही माइनस करते हैं। अभी इन दोनों को माइनस करने के बाद जो प्राप्त होता है वो होता है निजी आय। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक प्रयोज्य आय। पहले भी क्वेश्चन में दूसरा या तीसरा था, मैंने बताया था इसको। व्यक्तिक प्रयोज्य आय, व्यक्तिक आय प्लस सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा प्राप्त, तो सरकारी आय में सरकारी आय इसमें शामिल नहीं होता है तो हटा देते हैं।
व्यक्तिगत आय प्लस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस सरकारी प्रशासनिक विभाग द्वारा विभिन्न प्राप्तियां। देखिए व्यक्तिगत आय में व्यक्तिगत कर शामिल नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी प्रशासनिक विभाग के द्वारा विभिन्न प्राप्तियां, ये सही है, क्योंकि जब व्यक्तिगत आय में से विभिन्न प्रकार के टैक्स को, अलग अलग प्राप्तियों को माइनस कर देंगे तो जो नेट अमाउंट बचेगा वही होता है व्यक्तिगत प्रयोज्य, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को हम चूज करेंगे एज ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बाजार कीमत तथा कारक लागत की अवधारणाओं में अंतर का क्या आधार है? बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट, दोनों के बीच में जो अंतर है वो किसके कारण है? दोनों के बीच में जो अंतर है वो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, शुद्ध अप्रत्यक्ष। ध्यान में रखना एमपी और एफसी के बीच में जो अंतर होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, एमपी से एफसी लाना है तो घटाना होता है और एफसी से एमपी लाना है तो प्लस करना होता है। तो हमारा राइट आंसर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है किसी भी तरह का, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, निम्न में से किसके कारण कारक लागत प्राप्त होती है? निम्न में से किसके कारण कारक लागत प्राप्त होती है? बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर, बाजार कीमत प्लस अप्रत्यक्ष कर, बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बाजार कीमत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष। यानी कि हमें कारक लागत चाहिए, एफसी चाहिए, और हमारे पास क्या दे रखा है? बाजार कीमत। तो बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे। भाई शुद्ध अप्रत्यक्ष का कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। ओके, ये कुछ ट्रिक्स होता है जो मैंने राष्ट्रीय वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, उस टाइम मैंने बता दिया था। डाउट होता है मुझे बताइएगा, वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है मैंने, समष्टि का भी और व्यष्टि का अलग अलग। एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता क्या है? पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता, बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, और जो बदले में कुछ नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हस्तांतरणीय भुगतान, कारक आय, विदेश से प्रस्तुत कारक आय, और कारक मतलब साधन, मतलब साधन जाएगा फिर आय होगी, कारक आय ये भी साधन जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तांतरण भुगतान के नाम से जानते हैं इसको, होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, जो कि एक तरफा होता है, बदले में कुछ नहीं मिलता है। राष्ट्रीय तथा घरेलू आय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल, घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक। तो राष्ट्रीय और डोमेस्टिक के बीच में जो अंतर होता है वो किसके कारण होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के कारण होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के कारण होता है। कारक को साधन आय भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। स्थिर पूंजी का उपभोग के कारण होता है, दोनों ए और बी। ध्यान में रखिएगा, जो राष्ट्रीय और घरेलू आय के बीच में अंतर होता है वो अंतर होता है केवल विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के कारण। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध NNI को जोड़ेंगे तब जाके ये नेशनल इनकम बनेगा, राष्ट्रीय आय बनेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा फार्मूला है घरेलू आय, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में NDPFC, और NDPFC में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन यानी कि नेट फैक्टर इनकम और एवरेज को जोड़ेंगे तब जाके हमें मिलेगा राष्ट्रीय आय यानी कि NNPFC। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला बन जाता है। बाजार कीमत पर GNP को मापा जाता है, बाजार कीमत पर GNP को मापा जाता है, यानी कि हमें क्या चाहिए? GNP MP चाहिए। कैसे? बाजार कीमत पर GDP माइनस मूल्यह्रास को घटाकर, बाजार कीमत पर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, बाजार कीमत पर GNP प्लस आर्थिक सहायता, कारक लागत पर NDP, हमें चाहिए GNP विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हमें मिलेगा क्या चीज? NNPFC मिलेगा। यहां पर हमारे पास है GDP, बाजार कीमत MP, उसमें अगर हमने NFI को जोड़ दिया तो यहां पर क्या मिलेगा? हमें GNP MP मिलेगा। और क्या चाहिए आंसर में? GNP MP चाहिए, यानी कि ये वाला राइट इक्वेशन है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट हो गया। किसी भी चीज में इक्वेशन को पहले सॉल्व करने की आदत डालिए, तब जाके आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भाई 4 है, 4 में से कोई एक सही नहीं है, 3 सही होगा। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बाजार कीमत पर GDP बराबर बाजार कीमत पर GNP प्लस मूल्यह्रास। जब ऑलरेडी जी दे रखा हो
तो मूल्यह्रास उसमें जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि मूल्यह्रास तब जुड़ता है जब कोई हमारे पास नेट है और नेट में मूल्यह्रास को जुड़ के तब जाके ग्रॉस आता है, यानी कि सकल आता है। इसका मतलब बाजार कीमत पर जीडीपी चाहिए और बाजार कीमत पर जीएनपी दे रखा है, तो मूल्यह्रास तो जुड़ेगा नहीं। तो ऑलरेडी कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ए हो गया, यानी चूज करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं है। इनमें से किसमें मूल्यह्रास शामिल होता है? बाजार कीमत पर जीएनपी, बाजार कीमत पर एनएनपी, कारक लागत पर एनएनपी, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया कि जहां पर ग्रॉस होता है यानी कि जी होता है, इसका मतलब होता है इसमें मूल्यह्रास ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर है बाजार कीमत पर जीएनपी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सामान्य निवासी का उदाहरण है? कौन सा सामान्य निवासी? सामान्य निवासी जो किसी देश में निवास करता हो, साथ साथ उसका आर्थिक जो इंटरेस्ट होता है, आर्थिक रुचि उस देश से संबंधित हो। फिलहाल यहाँ पर कौन सा है ऐसा देखिए, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाला विदेशी मजदूर, पर क्लियर लिखा हुआ विदेशी मजदूर, तो ये तो भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यालय में करने वाला जर्मन निदेशक, यहाँ पर भी जर्मन लिखा है, तो ये तो नहीं हो सकता। भारत में शेष विश्व का राजदूत, भारत में दूसरे देश के राजदूत आ रहे हैं, तो ये भी तो नहीं सकता, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? शेष विश्व में भारत का राजदूत, यानी कि भारत के लोग जो दूसरे विश्व में एज ए राजदूत जाते हैं, एम्बेसडर जाते हैं, वो भारत के ही नागरिक होते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल है क्या? वृद्धा पेंशन बिल्कुल नहीं, वृद्धा पेंशन हस्तांतरणीय आय, ध्यान में रखिएगा। भारत में अनिवासी भारतीय द्वारा अपने परिवार को भेजेगी राशि, शेष विश्व से हस्तांतरण भुगतान, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आय में ना ये शामिल किया जाता है ना ये शामिल किया जाता है, इसका मतलब राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे के सारे क्या है? हस्तांतरणीय भुगतान है, मतलब फ्री ऑफ कास्ट आ रहा है या इसके बदले में कोई साधन नहीं जा रहा है। निम्न में से कौन सा सही है? 4 है, 4 में से कोई एक सही है, 3 गलत है। आराम से पढ़ते हुए देखेंगे, राष्ट्रीय बराबर कारक लागत पर एनडीपी प्लस विदेशों से प्रस्तुत कर, कारक लागत पर एनडीपी इक्वेशन बनाइए, क्या होगा? एनडीपीएफसी, विदेशों से प्रस्तुत साधन कारक यानी कि एनएफआईए, तो एनएफआई जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा एनएनपीएफसी। हमें क्या चाहिए? राष्ट्रीय आय, और एनएनपी ही राष्ट्रीय, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है ना। तो बाकी जो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, यानी कि पहला ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है देश के कुल उत्पाद का मूल्य, देश के कुल निर्यात का मूल्य, देश के कुल आयात का मूल्य, देश को सरकार की कुल आय, देश के सरकार की कुल आय, देश के कुल उत्पाद का मूल्य, देखिए देश की सरकार की कुल आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है किसी देश में कुल उत्पाद का मूल्य कितना हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सरकार की कुल आय का मतलब सरकार की वो तो बजट के थ्रू प्राप्त होती है, तो यहाँ पर टोटल आय की बात होती है, तो सरकार की नहीं देश की आय की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुल उत्पाद का मूल्य होता है ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मापने के लिए उत्पादन संगणना विधि, आय संगणना विधि, व्यय संगणना विधि, उत्पादन और आय। ध्यान रखिएगा, भारत में उत्पादन और आय संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापा जाता है देश के कुल उत्पाद द्वारा, देश के कुल उपभोग द्वारा, देश के कुल वियोग और देश के कुल कारक आय के द्वारा। राष्ट्रीय की गणना देश के कुल कारक आय के द्वारा की जाती है, यानी कि साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने भारत की राष्ट्रीय आय से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके और भारत को लूटने आए थे। तो ऐसे में दादा भाई नौरोजी वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि हमें अपने देश की आय का पता होना चाहिए, कितनी एक्चुअल आय हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले देश की राष्ट्रीय आय का और उससे प्रति व्यक्ति आय की गणना किया, एक एस्टिमेशन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए एनएनपी में से क्या घटाएंगे? हमारे पास एनएनपी एमपी है, क्या है? एनएनपी एमपी, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनएनपी एफसी।
तो एमपी को एफसी में बदलने के लिए थोड़ी से पहले मैंने एक ट्रिक बताया था कि एमपी से एफसी लाने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि एनआईटी। देखिए कहाँ है, हिरासत व्यय, प्रत्यक्ष कर, अनुदान, ये सब तो कुछ नहीं है, तो दे रखा अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि यहाँ पर बाकी चीज नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया यहाँ पर, डी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रचलन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस, शॉर्टकट में लिखते हैं ओएस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, लगान, लाभ, ब्याज, लगान, ब्याज प्लस कर्मचारियों की मिश्रित आय, राष्ट्रीय इनमें से कोई नहीं। इधर में क्या, किस प्रचलन अधिशेष मतलब प्रचलन अधिशेष का मतलब होता है आपका कि किसी व्यवसाय को चलाते हुए प्राप्त होने वाला आय, तो ये होता है लगान, लाभ और ब्याज का योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इन तीनों का टोटल होता है प्रचलन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। निम्नलिखित में से किसे माल सूची निवेश में शामिल नहीं किया जाता। माल सूची निवेश का मतलब होता है स्टॉक में होने वाला निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट। निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को, अर्धनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को, कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन को, वर्ष के दौरान बिक्री में होने वाले परिवर्तन को। देखिएगा, माल सूची निवेश का मतलब स्टॉक के 3 भाग होते हैं, एक निर्मित, अर्धनिर्मित और कच्चा माल। ये तीनों ही माल सूची का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी माल सूची का नहीं है, यानी कि ये होगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यय का एक भाग नहीं है। अंतिम व्यय, 4 प्रकार के अंतिम व्यय बताया था मैंने, बताओ फिर से। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। देखिए नंबर 4 है, 4 में से कोई एक सही नहीं है जो मैंने अभी बताया। सरकार द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। शेष विश्व को निर्यात की गई उपभोक्ता वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। किसानों द्वारा खरीदे गए बीज, किसान जो बीज खरीदता है, किसान जो बीज खरीदता है क्योंकि उगाना है, तो बीज से नया आएगा, तो बीज किसानों के लिए क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, अंतिम वस्तु नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है कैसे, अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग करके, मूल्य वृद्धि का प्रयोग करके, दोनों ए और बी, और ना तो ए ना तो बी। अंतिम विधि और मूल्य वृद्धि दोनों ही का प्रयोग करके दोहरी गणना से बचा सकता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कर्मचारियोरों के पारिश्रमिक के आकलन में अप्रासंगिक है, मतलब कौन सा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रधानाचार्य को प्रदान किया गया मुफ्त आवास, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को रहने के लिए घर मिल गया, काम करते हुए मिलने वाला आवास उसके पारिश्रमिक का हिस्सा है, इसका मतलब ये तो पारिश्रमिक का है। ऐसे विद्यार्थियों को मुफ्त दी गई शिक्षा जिनके माता पिता विद्यालय में काम करते हैं, कई जगह है जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं उसके बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ भी सकते हैं, ये भी पारिश्रमिक का एक हिस्सा है। नकद मजदूरी और वेतन ये तो पारिश्रमिक ही होता है, इसका मतलब बचा वृद्धावस्था पेंशन, ये सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, ये हस्तांतरणीय आय, यानी कि कौन सा अप्रासंगिक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरणीय भुगतान नहीं है, राष्ट्रीय निर्माण पर ब्याज, सेवानिवृत्ति पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, और कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सेवानिवृत्ति का जो पेंशन होता है क्योंकि इसने काम किया है और काम करने के बाद वो रिटायर हुआ है, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन उसको वो होता है फैक्टर इनकम। तो यहाँ पर ये तीनों ही हस्तांतरण भुगतान है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, सेवाओं के स्वलेखा उत्पादन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित क्यों नहीं किया। सेवाओं के स्वलेखा उत्पादन की गणना करना मुश्किल होता है। पहली बात तो ये देखिए क्या ऑप्शन दे रखा है, सेवाएं वस्तुएं भिन्न होती हैं, सेवाएं उत्पादक नहीं होती, ऐसी सेवाओं का बाजार मूल्य को मापना कठिन होता है। ये राइट आंसर है, क्योंकि स्वयं की सेवाओं का मूल्य मापना कठिन होता है, इससे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक और आरंभिक स्टॉक के अंतर को क्या कहते हैं। अंतिम इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में से ओपनिंग को घटा देंगे तो क्या बोलते हैं, स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में कमी। तो राइट आंसर होता है स्टॉक में परिवर्तन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन स्टॉक बोलते हैं इंग्लिश में। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होता है क्या, नकदी के रूप में मजदूरी वेतन शामिल होता है, किसमें के रूप में शामिल होता है, सेवानिवृत्ति का पेंशन ये भी शामिल होता है, यानी कि राइट आंसर है जब तीनों शामिल हो रहा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण कुल जोड़ है। अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण को
कहेंगे तो कुल जोड़ किस किस का, निवेश के दो भाग होते हैं अगर आपको याद हो, एक होता है स्थिर निवेश और एक होता है मालसूची निवेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्थिर संपत्तियों के व्यय का, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण स्टॉक में परिवर्तन का, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण मालसूची निवेश और मूल्यह्रास का बी और सी। देखिए सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण और स्टॉक ये होता है, और शुद्ध हो गया तो उसमें मूल्यह्रास भी शामिल होगा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब बी और सी हम चूज करेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी। मूल्य वृद्धि विधि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किसके योगदान को मापती है। मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत उपभोक्ता परिवारों के, देश के निवासियों के स्वामित्व में उत्पादक उद्यमों के, देश के गैर निवासियों के स्वामित्व में उत्पादक उद्यम, बी और सी में। मूल्य वृद्धि में उत्पादकों को योग किया जाता है, उत्पादक चाहे वो देश के निवासी हो चाहे देश में गैर निवासी, कोई भी उत्पादन करता है उन दोनों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, तो ये तो रहे इस चैप्टर के टॉप 40 क्वेश्चंस, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन भी लगातार रिपीट होते हैं। कोई भी डाउट होता है किसी तरह का तो मैं हूँ, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, या सोशल मीडिया के थ्रू, और पीडीएफ चाहिए तो विजिट कीजिए theekarmasguru.com पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।